हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस। अभी थोड़ी देर पहले हमारी क्लास खत्म हुई थी। वो बहुत छोटा वीडियो बना था क्योंकि न्यू टॉपिक को नए क्लास में अगर स्टार्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस नए क्लास में, क्लास 6th में, इसलिए क्लास 5th आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सा नेचर है, ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग डेटा से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ते हैं। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डेटा का एक ग्राफिकल नेचर भी होता है। तो ग्राफ सिमेट्रिकल है या नहीं ये चेक करने के लिए होता है कर्टोसिस। ध्यान से सुनो कि इस टॉपिक की क्यों जरूरत पड़ेगी। कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल, कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं। तो जो बिल्कुल लेफ्ट और राइट में सेम टू सेम होता है वहां पर हम बोलते हैं नो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस नहीं है, स्क्यूनेस इज 0। एस के कोफिशिएंट जो होता है इसकी वैल्यू हो जाती है 0, और जहां पर मीन होता है वही मीडियन और वही मोड। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। समझ में आ रही है बात। कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं कि राइट वाला जो टेल है वो काफी लेंदी हो जाए, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड। और यहाँ पे एसके का कोफिशिएंट हो जाता है पॉजिटिव, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाता है। यहाँ पर जो टेल है वो लेफ्ट वाला टेल काफी लेंदी है, लेफ्ट साइड में बहुत दूर तक जा रहा है, तो नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। अब आपको पता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होता है, मैक्सिमम वाला, वो होता है मोड। यहाँ भी जो हाईएस्ट वाला होगा वो होगा मोड। ऑन एन एवरेज एक होगा मीन। तो मीडियन जो है वो मीन के क्लोज होता है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो यहाँ पर मीडियन हो जाएगा। यहाँ पर सपोज करो मीन है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और वो पॉइंट जो मीन के पास होगा दैट विल बी योर मीडियन। ये हमने पढ़ा था एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, वहां से भी आपको याद होगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में मोड सबसे छोटा, फिर मीडियन और फिर मीन। इक्वल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड में मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा मीडियन, फिर उससे बड़ा मोड। और यहाँ पर मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मीन, तीनों सेम होते हैं। तो स्क्यूनेस जो है वो मेजर करता है असिमेट्रिकल नेचर ऑफ डेटा। तो स्क्यूनेस मेजर्स asymmetrical, स्क्यूनेस मेजर्स asymmetrical नेचर ऑफ डेटा, कि डेटा जो है वो हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं। ये चीज हम लोग फिर चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसका ग्राफ किस नेचर का होता है उसके बारे में देखेंगे कि ग्राफ जो है ना उसका वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो स्क्यूनेस मेजर्स असिमेट्रिकल नेचर ऑफ डेटा। तो एक तो हो गया ग्राफ का लेफ्ट राइट वाला डिस्टर्बेंस, जिसको कि हम लोग सिमेट्रिसिटी में कंसीडर कर लेते हैं। एक होता है ऊपर नीचे वाला। जैसे मान लो ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व मतलब इसका शेप जो है ना वो बेल शेप्ड होता है। क्या होता है? बेल शेप्ड। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल से अगर ग्राफ ज्यादा फैला हुआ और पतला और ऊपर है, नॉर्मल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक। ये जो रेड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और जो ग्रीन वाला है थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ हो जाता है, ग्रीन वाले को बोलते हैं हम लोग प्लैटीकर्टिक। तो बस ये समझाना है कि कर्टोसिस का मतलब क्या है। ये सब अभी मत समझो कि नाम वाम क्या है। जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ऊपर और पतला हो गया उसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक, जो मीडियम है उसको कहते हैं मेसोकर्टिक, और जो फ्लैट हो गया ज्यादा फ्लैट है उसको कहते हैं प्लैटीकर्टिक। तो कर्टोसिस जो है वो क्या मेजर करता है? पिक, पिक से रिलेटेड मेजर करता है। पिक मतलब ऊंचाई से। मेजर्स पिकेटनेस नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ तो हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं, 3D का तो ग्राफ पढ़ नहीं रहे।
ऑन अ पीस ऑफ पेपर पढ़ रहे हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, तो 2D का ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो 2D के ग्राफ में क्या क्या हो सकता है, तो स्क्यूनेस हो सकता है और कर्टोसिस हो सकता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अब मोमेंट वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि मोमेंट एक जैसे मीन होता है, मीडियन होता है, वैसे ही मोमेंट भी एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इस स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं हम लोग स्क्यूनेस मेजर करने में और कर्टोसिस मेजर करने में। तो मोमेंट भी थोड़ी देर में आएंगे। मोमेंट के बगैर भी स्क्यूनेस निकाला जा सकता है, मोमेंट के साथ तो स्क्यूनेस निकाल ही सकते हैं, बगैर भी स्क्यूनेस निकाला जा सकता है। तो पहले हम लोग विदाउट मोमेंट स्क्यूनेस पढ़ेंगे। तो टॉपिक का हेडिंग देना विदाउट मोमेंट स्क्यूनेस, विदाउट मोमेंट स्क्यूनेस। इसमें 3 आपके फॉर्मूले आएंगे, 3 स्टैटिशियन ने काम किया था। सबसे पहले थे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ, 3 है, एक है कार्ल पियर्सन, एक है बाउलिस और एक है केलीज। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इन्होंने कहा कि अगर स्क्यूनेस मेजर करना है ना तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कर दो, ये अपने आप दे देगा। देखो ना जरा यहाँ पर पॉजिटिवली में मीन ज़्यादा है, मोड छोटा है, तो ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। इधर मीन छोटा है, मोड बड़ा है, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ निकालने को कह रहे हैं, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमें दे देगा कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यानी कभी अगर स्क्यूनेस मेजर करना हो और डेटा देखना क्या क्या दिया हुआ है, अगर x दिया हुआ है तब तो फिर आपको मीन मीडियन मोड निकाल करके कर लेना, या फिर आप मोमेंट से भी निकाल सकते हो, बताएंगे आगे चल करके। अगर मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कहीं ना कहीं आपने निकाला है या फिर दिया हुआ है तो आप उसी का यूज कर दोगे ना, कार्ल पियर्सन से ही काम चल जाएगा। समझ में आई बात? तो कार्ल पियर्सन ने ये फॉर्मूला दिया था और ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर देख लो। The sum of 20 observations, the sum of 20 observations is 300. Its sum of squares मतलब x square का sum is 5000 and median is 15. Find the coefficient of skewness and coefficient of variation। तो यहाँ देखो, यानी हमें क्या क्या गिवन है, ये लैंग्वेज में दिया हुआ, लैंग्वेज से हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। तो सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस यानी n इज इक्वल टू 20, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 300 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 5000, मीडियन इज 15। तुरंत हिंट मिल गया भाई मीडियन क्यों दे रखा है और ऐसे समेशन क्यों दे रखा है, तो जरूर इसमें कोई फंडा है। वही कार्ल पियर्सन से ही काम करेंगे। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बच्चे बहुत इजी हो गया, पहले तो मीन चाहिए होगा, तो मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n। तो 300 बाई 20 जो कि आ गया 15, मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड नहीं आया, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड निकालो ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू मीन यानी कि 2 इंटू 15, तो एक 15 बच गया। चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 5000 अपॉन 20 माइनस समेशन एक्स बाई एन जो कि मीन ही है 15 का स्क्वायर। ये गया 250 में से 225 गया, 25 बचा, 25 का आ गया 5, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5।
तो अब आपको निकालना है CV, तो CV आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, मीन इज 15 इनटू 100, 33.33%। और जब आप स्क्यूनेस निकालोगे कार्ल पियर्सन का, तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इज हाउ मच 15, मोड तो अभी निकाला था हमने, वो भी 15 ही है, बहुत बढ़िया। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है 5, तो ये तो 0 ही आ गया। अच्छा, हमने ध्यान नहीं दिया, आप यहीं से भी तो कर सकते थे ना, मीन भी 15, मीडियन भी 15 और मोड भी 15, तो ये तो सिमेट्रिकल होता है, इसका स्क्यूनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमने न्यूमेरिकली भी निकाल करके शो कर दिया, तो लिख देंगे इट इज सिमेट्रिकल। अगर पूछा होगा नेचर ऑफ डेटा, तो इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये था पहला जिसमें मोमेंट का यूज नहीं हुआ है, फिर भी हम स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नेक्स्ट इज बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बहुत ही इजी ट्रिक है इन सबको याद करने का। कार्ल पियर्सन में मीन मीडियन मोड का यूज हुआ, बाउलीज ने क्वार्टाइल्स ले लिया। किससे रिलेटेड फॉर्मूला दिया इन्होंने, क्वार्टाइल्स से रिलेटेड। इनकी थियोरी थी कि ये होता है Q1 और ये होता है Q3। अच्छा, पहले एक चीज देख लो, अगर हम पॉजिटिवली स्क्यूड लेते हैं, यहाँ पर मोड है, इसके इधर में ही Q1 होगा और Q3 तो बहुत आगे जाकर के होगा। ये जो गैप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, या मीडियन ले लो, और क्या जो मिडिल, तो Q3 माइनस मीडियन। ये जो गैप, ये तो काफी छोटा सा है, ये क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस Q1, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ना नंबर लाइन पे, 1 2 3 4। तो जब गैप देखना होता है तो 4 - 1 राइट में से लेफ्ट को माइनस करते हैं गैप देखने के लिए। तो डिस्टेंस के लिए देखा तो Q3 माइनस मीडियन, और इधर हो गया मीडियन माइनस Q1। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो इन्होंने कहा SKB इज इक्वल टू राइट वाले गैप में से लेफ्ट वाला गैप माइनस करेंगे और नीचे में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नीचे में क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो ये बड़ा हो गया, उसमें से माइनस कर दिए ये, और नीचे में दोनों का सम कर दिए। नीचे में क्या कर दिए, दोनों का सम कर दिए। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा, तो SKB इज पॉजिटिव, SKB इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अभी जो फिलहाल डायग्राम दिख रहा है उसमें पॉजिटिव है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब कुछ ये वाला फॉर्मूला लॉजिकली याद रखना आसान है। अगर आप इस तरीके से करते हो कि Q3 और प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, इसी को रीअरेंज कर देते हो और नीचे में मीडियन मीडियन कैंसिल हो गया, Q3 माइनस Q1, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा अलग हो गया, रटने वाला सिस्टम हो गया। ऊपर वाला लॉजिकल लगता है, राइट गैप में से लेफ्ट गैप को माइनस करना और नीचे ये दोनों गैप को प्लस कर देना। कौन सा आपको सही लग रहा है, ऊपर वाला? डेफिनेटली सबको ऊपर वाला थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा, तो यही वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो बाउलीज ने किसके किसके लिए दिया था, क्वार्टाइल्स के लिए दिया था। अब अगर कोई डेटा आपको दिया जाएगा तो आपको क्वार्टाइल निकालने तो सबका आता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो। आप Q1 Q3 निकाल लोगे, ये डे सेकेंड से ही हम लोग Q1 Q3 निकाल रहे हैं, और बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है देन द डेटा विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर नेगेटिव आती है देन द डेटा विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। ओके बच्चे, यस मैम। तो ये था हमारा बाउलीज, एंड द थर्ड वन विदाउट मोमेंट इज केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो करवा ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये सब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी वो यूज़ कर देते हैं। अब इकोट्रिक्स वालों को थोड़ी पता है कि DU ने बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाया, सीधा D1 में प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों को नहीं आता है। उनको तो जब जो बताना होगा वो अपना लिख देंगे।
अब वहां पे समझाना बड़ा मुश्किल होता है। स्टैटिस्टिक्स के आगे वाले चैप्टर में भी उनको थोड़ी पता है कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स 1 नहीं पढ़ा है, मतलब इसके पहले भी कुछ पहले को ऑनर्स में स्टैट्स पढ़ाया जाता था, तब प्रोबेबिलिटी पे हम लोग आते थे। अब तो आप लोगों को डायरेक्ट चैप्टर 2 से प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए बेसिक्स हम लोगों को पढ़ाना होता है। और इससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, तभी मैंने कोई ट्रिपल स्टार नहीं दिया था स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस को। लेकिन आपके बुक में एक जगह इस बात का जिक्र किया हुआ है कि पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड, ये बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, ये दोनों, ये और ये, क्योंकि फिर चैप्टर 4 में वो यूज कर देंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है स्क्यूनेस 0, और मेसोकार्टिक होता है जिसमें एक बीटा 2 आता है, उसकी वैल्यू होती है 3। अब ये बीटा 2 क्या है, बीटा 1 क्या है, यहाँ पर बीटा 1 आ जाता है 0। अब ये बीटा 1 बीटा 2 जानने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना, मोमेंट वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के बीटा 1 बीटा 2 हम लोग निकालना सीखेंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। केलीज ने सोचा कि भाई मीन मीडियन मोड को तो कार्ल पियर्सन ने निपटा दिया, क्वार्टाइल्स को किसने ले लिया, बाउलिस ने ले लिया। अब बचा क्या, क्या बचा, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। उन दोनों को लगे या तो केलीज ने ले लिया। तो केलीज ने कहा कि डेसाइल में भी तो बीच में मीडियन होता है, और डेसाइल में अब आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हो। मान लो अगर मैंने लिया D7, तो मीडियन तो D5 होता है ना बच्चे। अब अगर मैंने D7 लिया तो यहाँ तो 2 का गैप है, तो इधर 2 का गैप में कहाँ पे पहुंचेंगे, D3 पहुंचेंगे। तो ये जो पेयर है डेसाइल्स का कि D3 और D7 लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। कोई चाहे तो वो फिर D4 भी ले सकता है, तो इधर क्या लेगा, D1 लेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये पेयर आपको खुद डिसाइड करना है। मान लो मैंने ये वाला पेयर लिया, तो राइट डिस्टेंस माइनस लेफ्ट डिस्टेंस, और नीचे दोनों डिस्टेंस का सम। लॉजिक तो वही है, लेकिन केलीज ने इस चीज को थोड़ा सा डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के लिए कर दिया। अच्छा, कार्ल पियर्सन में खाली SK लिखते हैं, वहां पे K मत कर देना, देख रहे हो, ये देखो कार्ल पियर्सन में खाली मैंने SK लिखा है हर जगह, SK। लेकिन SK का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो है, लेकिन केलीज का है, डबल के आता है। तो D7 माइनस मीडियन माइनस D3, और नीचे में आ जाएगा दोनों का सम, D7 माइनस मीडियन और प्लस मीडियन माइनस D3। क्लियर। तो ये हो गया SK। परसेंटाइल्स के लिए भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। मीडियन हो गया, और मान लो मैंने अगर लिया है P87, तो मीडियन का पोजीशन P50 होता है, तो देखो ना 50 से 37 आगे गए हैं। 50 से 37 पीछे जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, मत बताओ, 13 नहीं होगा। अरे भाई गैप देखा जाता है पोजीशन, 50 से 37 पोजीशन आगे गए, तो 50 से 37 पोजीशन पीछे जाएंगे तो P13 मिलेगा ना। तो ये भी कौन सा पेयर लेना, ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी पेयर लेकर के कर सकते हो। अगर वो पॉजिटिवली होगा तो हर पेयर के लिए पॉजिटिव ही आएगा, अगर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो हर पेयर के लिए उसको नेगेटिव ही आना है। तो SK हो गया बच्चे P87 माइनस मीडियन माइनस P13, और नीचे में दोनों का सम, P87 माइनस मीडियन प्लस में मीडियन माइनस P13। ये हो गया SK। क्लियर बच्चे, हाँ जी। तो चलो ये तो हो गया, और इसका क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग चुका है कि आप किसी भी डेटा में निकाल सकते हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो। हमने टॉपिक 2 में पढ़ा था, नहीं टॉपिक 1 में ही पढ़ा था, पोजीशन वैल्यूज में मीडियन के जस्ट बाद। तो आपको सब कुछ निकालने आता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उसमें डालोगे, वैल्यू अपने आप डिसाइड कर देगा वेदर द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये 3 थे स्क्यूनेस के विदाउट मोमेंट। कर्टोसिस का विदाउट मोमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कर्टोसिस का स्टडी विदाउट मोमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मोमेंट आपको जानना ही पड़ेगा कि मोमेंट है क्या। एक तो आपने जूनियर क्लास में 9th में पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम, मुझे अभी तक याद है। तो आईसीएसई में थे तो मुझे वो जॉइंट वाला डोर को ऐसे ऐसे करते हैं, वो सब याद है। सीबीएसई वाले बच्चे हो सकता है ना पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जो डोर छोटा होता है उसको मूव करना आसान होता है, जो बड़ा डोर होता है उसको फिर ये सब आपने पढ़ा होगा, छोटे डोर को मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, बड़े डोर को हल्का सा ही पुश करोगे वो फटाक से खुल जाता है। तो वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फंडा काम करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो टॉपिक से भटकेंगे नहीं, अभी हमें मोमेंट के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि चलो स्क्यूनेस तो काम चल जाएगा विदाउट मोमेंट का, लेकिन कर्टोसिस भी तो स्टडी करना है, वो तो विदाउट मोमेंट होगा नहीं। तो पहले मोमेंट पढ़ते हैं, फिर अब मोमेंट के थ्रू स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसे निकलेगा ये भी जानेंगे। तो मोमेंट्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स में? इंग्लिश में मोमेंट का मतलब होता है पल या क्षण, क्योंकि वो आर्ट है। साइंस में मोमेंट का मतलब कुछ और होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट का मतलब कुछ और है। दिस इज स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर स्टडिंग द नेचर ऑफ ग्राफ। मोमेंट हमारे 3 टाइप के मोमेंट पढ़ने हमें। सेंट्रल मोमेंट, हाँ ये मोमेंट तो यूज होगा इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये आपका चैप्टर 6 में यूज होगा मोमेंट, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सेंट्रल मोमेंट, फिर है एज्यूम्ड मोमेंट, फिर है मोमेंट अबाउट जीरो। मोमेंट अबाउट जीरो, तो एज्यूम्ड मीन मोमेंट हम लोग पढ़ते हैं, और ये होता है मोमेंट अबाउट जीरो, या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सबके लिए नोटेशन अलग अलग है। सेंट्रल मोमेंट को μ1, μ2, हमें 4 मोमेंट की ही जरूरत पड़ती है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। वैसे स्टैट्स ऑनर्स वाले या फिर एक्चुरियल वाले या फिर मैथ्स ऑनर्स वाले, बीए प्रोग्राम वाले, ये लोग जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें मोमेंट के ऊपर काफ़ी सारे थ्योरम पढ़ते हैं, तो वहाँ तो मोमेंट इनफाइनाइट होता है, 20th मोमेंट भी होता है, 100 मोमेंट भी होगा, सारे होंगे। लेकिन हमारे कोर्स में बीकॉम के बच्चे, इकोनर्स के बच्चे, इन बच्चों को सिर्फ 4 ही मोमेंट पढ़ना है, ठीक है? तो ये सेंट्रल मोमेंट को सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एज्यूम्ड मीन मोमेंट को μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश। इधर करेंगे V1, सबके लिए नोटेशन अलग अलग है, V2, V3 एंड V4। तो यहाँ पर A होता है एज्यूम्ड मोमेंट, ये हो गया एज्यूम्ड मोमेंट, और मोमेंट अबाउट जीरो यानी कि ओरिजिन V1, V2, V3 एंड V4। अब सबको अलग अलग निकालना देखना है, लेकिन हमारे काम का ये बहुत है, ठीक है? ये हमारे काम में आने वाला है सेंट्रल मोमेंट। लेकिन कभी कभी सेंट्रल मोमेंट नहीं निकाल पाते तो एज्यूम्ड मीन मोमेंट निकालते, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं सेंट्रल मोमेंट में। अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो भी हम सेंटेंस यूज़ करेंगे, तो पहले मोमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चे, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने भी लगेगा। सेंट्रल मोमेंट में इंडिविजुअल में हो जाता है μ1 इज इक्वल टू समेशन x माइनस x मीन अपॉन n। आपको बताना है कि μ1 क्या होगा। तब तो सेंट्रल मोमेंट हमेशा ही जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया कि अब μ1 हर केस में, चाहे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, हर केस में क्या आना है? जीरो, ऑलवेज। तो फर्स्ट मोमेंट तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हम μ1 निकालते ही नहीं है, μ1 तो जीरो आना ही आना है। μ2 समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। कुछ पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पावर 1 डाला था, यहाँ पावर 2 डाले हैं, तो μ3 में आ जाएगा समेशन x माइनस एक्स मीन का क्यूब, हाँ जी। वैसे ही μ4 में क्या आ जाएगा? समेशन x माइनस एक्स मीन का पावर 4 बाई n, ठीक है? अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, याद आ रहा है? याद आ जाएगा। अभी देखो,
ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं बताया था, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। थर्ड वाला जो एक्चुअल मीन मेथड था, जाकर के देखना आप, अपना पेज पलटना नोटबुक का, तो मिल जाएगा। तो ये भी एक बात क्लियर हो गया कि म्यू टू इज ऑलवेज वेरिएंस और म्यू वन इज ऑलवेज जीरो। तो ये आपको याद रख लेना है नोट में, चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, म्यू वन हमेशा जीरो होगा, म्यू टू इज ऑलवेज वेरिएंस, ये आपको याद रखना है। समझ में आई बात? अब आ जाओ एज्यूम्ड मीन मोमेंट। तो यहाँ पे म्यू वन डैश निकलेगा समेशन ऑफ एक्स माइनस ए बाई एन। अब ये तो जीरो नहीं होगा, एक्स माइनस ए बाई एन कहाँ से जीरो होगा, नहीं होगा। लेकिन आप इसको अगर खोलोगे तो समेशन एक्स बाई एन माइनस ए एन बाई एन, एन एन कैंसिल, तो म्यू वन डैश आ गया मीन माइनस ए। तो ये आपको मतलब याद नहीं रखना, ये तो आप खुद भी निकाल लोगे 1 मिनट के अंदर में, तो आपको याद नहीं रखना, ये निकाल ही लोगे आप। तो म्यू वन डैश इज इक्वल टू मीन माइनस ए। म्यू टू डैश जब निकालोगे तो अब आप बड़े स्मार्ट हो गए हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का क्यूब, क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, अभी कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, इसलिए इजी लग रहा है। कैलकुलेशन करने में फिर ना नहीं याद आएगी। ये आ गया एक्स माइनस ए का पावर 4 बाई एन, क्योंकि 4 मोमेंट सफिशिएंट होता है हमारे काम के लिए जो हम पढ़ रहे हैं कर्टोसिस, इसलिए 4 मोमेंट ही निकाल रहे हैं। मोमेंट और भी हो सकते हैं, 5th मोमेंट, 100th मोमेंट, 200, कोई भी पोजीशन का मोमेंट निकल सकता है। ये आ गया। अब ये है अबाउट जीरो। अबाउट जीरो यानी ए इज इक्वल टू जीरो कर देना है, तो V1 हो जाएगा समेशन एक्स माइनस जीरो बाई एन, यानी कि मीन हो गया ये। V2 क्या हो गया, और ये है चैप्टर 6 में कि जो हम फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं ना वो मीन होता है। V2 हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। ये आगे चल करके आप पढ़ोगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, अभी नहीं बताएंगे। एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस जब आप चैप्टर 3 में पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा। V3 हो जाएगा समेशन एक्स क्यूब बाई एन, और V4 हो जाएगा समेशन एक्स टू द पावर 4 बाई एन। इनको हम लोग कभी कभी रॉ मोमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ मोमेंट्स। रॉ मोमेंट्स मतलब डेविएशन कहीं से लिया ही नहीं। यहाँ तो फिर भी डेविएशन लेते हैं ना, एक्स माइनस एक्स मीन करते हैं, यहाँ एक्स माइनस ए करते हैं, यहाँ पे एक्स ही रहने देते हैं, इसलिए इसको रॉ बोला गया है। समझ में आ गई बात? तो ये थे सारे फॉर्मूले किसमें? इंडिविजुअल में। अब जरा डिस्क्रीट में देखो। डिस्क्रीट में म्यू वन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स मीन और बाई समेशन एफ। ये रूल आपका फर्स्ट क्लास से चलता चला रहा है कि इंडिविजुअल में जिसका सम होता है उसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एफ से, फिर समेशन लेते हैं और एन को रिप्लेस कर देते हैं समेशन एफ से। देखो ना, जो समेशन में था उसको पहले एफ से मल्टीप्लाई किया और एन की जगह पे समेशन एफ डाल दिए। फिर म्यू टू हो जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई समेशन एफ। ये भी जीरो ही होगा और ये भी वेरिएंस ही होगा, ये पक्की बात है। म्यू थ्री समेशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का क्यूब बाई समेशन एफ। अब म्यू फोर का भी क्यों छोड़े, लिख ही देते हैं, चलो जब इतना किए हैं तो। वैसे आप लोग खुद से भी लिख सकते हो इसको, टू द पावर 4 बाई समेशन एफ। डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा? सीधा म्यू आर डैश का फॉर्मूला बनाते, समेशन एफ एक्स माइनस ए, आर है तो पावर आर चढ़ जाएगा बाई समेशन एफ। इजी, समझ में आ गया? म्यू वन डैश निकालना हो, म्यू टू डैश निकालना हो, आर की वैल्यू 1 2 3 4 डालते चलो, सारे आते जाएंगे। रॉ मोमेंट्स में क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, या वी आर ही निकाल दो सीधा, एक्स टू द पावर आर बाई समेशन एफ। इजी हो गया। कॉन्टिन्यूअस में भी लगभग फॉर्मूला सेम है, बस एक चीज का फर्क है। अगर आपने यहाँ पर डी लिया है
x माइनस एक्स मीन बाई h, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस में h लेने का है ना, एक एक्स्ट्रा तो है ही कि आप एक एक्स्ट्रा स्टेप ले सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। यहाँ पर अगर d आ गया x माइनस ए बाई एच, ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट है। और यहाँ पर अगर आपने डी एक्स बाई एच कर दिया, स्केल फैक्टर अगर लगा दिया, तो स्केल फैक्टर से अफेक्टेड होता है ये क्या, मोमेंट। अब देखो जरा, तो मोमेंट कहता है कि μ1 आ जाएगा समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन टू द पावर 1 बाई समेशन f, और इसमें h से मैंने डिवाइड नहीं किया, एक मिनट। अगर आप h से डिवाइड करते हो, जरूरी नहीं है कि h से आपको डिवाइड करना ही पड़े, अगर आप करते हो तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। μ2 इज इक्वल टू समेशन f, यहाँ पे h से डिवाइड करें या ना करें, चलो कर ही देते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे h का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ रहा है मुझे चारों। μ3 निकालोगे तो समेशन f x माइनस एक्स मीन बाई h का पावर 3 बाई समेशन f इंटू एच क्यूब। μ4 करोगे तो समझ में आ गया, समेशन f x माइनस एक्स मीन बाई h टू द पावर 4 बाई समेशन f इंटू h टू द पावर 4। वैसे ही यहाँ भी है, सीधा लिख दे म्यू आर डैश। म्यू आर डैश के लिए बच्चे समझ लो समेशन f, अगर आपने x माइनस ए बाई एच करके किया होगा और पावर r डालोगे और नीचे में समेशन f, तो फिर h टू द पावर r से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बिल्कुल लास्ट में, टू नलिफाई द स्केल इफेक्ट। वैसे ही यहाँ पर वी आर डैश इज इक्वल टू समेशन f x बाई h टू द पावर r बाई समेशन f इंटू h टू द पावर r करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं डिवाइड किया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो मोमेंट तो निकालना आ गया। अब यूज ऑफ सेंट्रल मोमेंट, यूज ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स। यूज तो हम सेंट्रल मोमेंट्स का ही करते हैं, लेकिन कभी कभी डेटा की वजह से एज्यूम्ड मोमेंट या फिर रॉ मोमेंट्स निकालना पड़ता है, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं किस में, सेंट्रल मोमेंट में, तब जाकर के फिर हम लोग बीटा 1 बीटा 2 निकालते हैं। अब देखो, एक है बीटा 1 जिसको मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट वाला कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बीटा 1 का फॉर्मूला क्या है? तो बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। सो सिंपल, यानी थर्ड सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर और नीचे में μ2 का क्यूब। तो मोमेंट अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कभी कभी μ3 नेगेटिव आ जाता है, नोट व्हेन μ3 इज नेगेटिव। तो बीटा 1 कहता है नेगेटिव का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव, तो कभी कभी गलत रिजल्ट आने लगता है। वी फाइंड गामा 1, तब हम गामा 1 निकालते हैं। गामा 1 का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर बीटा 1, यानी कि ऊपर में μ3 और नीचे में रूट अंडर μ2 का क्यूब। ये हो गया गामा 1। अब फिर वही बात, अगर बीटा 1 पॉजिटिव या फिर गामा 1 पॉजिटिव तो पॉजिटिवली स्क्यूड। करेंगे अभी इसके ऊपर क्वेश्चन। बीटा 1 नेगेटिव, गामा 1 नेगेटिव, तो नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर बीटा 1 0, गामा 1 0, तो नो स्क्यूनेस। ठीक है, नो स्क्यूनेस। तो ये तो हो गया मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब आप समझ गए होंगे। तो जो मैंने आज आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया वो फिर से डायग्राम मुझे चाहिए एक बार। तो यहाँ पर बताओ बीटा 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बीटा वन पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा वन नेगेटिव। सिमिलरली गामा वन इज इक्वल टू 0, गामा वन पॉजिटिव और यहाँ पर गामा वन इज नेगेटिव। समझ में आ गया। अब बीटा टू मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है, तो बीटा टू इज इक्वल टू 3। चलो पहले बीटा टू के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या सवाल है, रुक जाओ। बीटा टू का फॉर्मूला हो जाता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। तो बीटा टू को कहते हैं कोफिशिएंट, मोमेंट कोफिशिएंट, नॉट सिंपल कोफिशिएंट, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो बीटा टू का फॉर्मूला हो जाता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, ये हो जाता है बीटा टू का। अब होता क्या है कि मेसोकार्टिक जो मिडिल वाला होता है, मेसो के लिए तो बीटा टू 3 आता है, ये फैक्ट है, मैंने नहीं निकाला, ये स्टैटिशियन इन सब पे काम कर चुके हैं। लेप्टोकार्टिक के लिए जो थोड़ा पतला और ज़्यादा फैला हुआ होता है उसके लिए बीटा टू ग्रेटर देन 3 आता है। और फिर एक है प्लैटिकर्टिक, उसके लिए बीटा टू लेस देन 3 आता है। तो जैसे 3 आपको लग रहा है ना कि मैम ये 3 वैल्यू याद करना पड़ेगा, 0 के साथ कंपैरिजन वाला कोई नहीं है, बिल्कुल है बच्चे। गामा टू जो है वो बीटा टू माइनस 3। अब आप कहोगे मैम ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, इससे अच्छा बीटा टू की वैल्यू नहीं याद कर ले, बीटा टू में से अगर 3 माइनस करना है तो बच्चे ये सब सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ आता है, वहाँ पे सीधा गामा टू ही बता देगा। अगर गामा टू पॉजिटिव है तो लेप्टोकर्टिक, गामा टू 0 है तो देखो ना गामा टू यहाँ निकालोगे तो बीटा टू 3 में से 3 बीटा टू की वैल्यू पुट करोगे 0 आ गया। यहाँ पे गामा टू निकालोगे तो बीटा टू 3 से ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बचेगा ना, और फिर यहाँ पे गामा टू निकालोगे तो नेगेटिव बचेगा। समझ में आ गई बात। तो इन तीनों को थोड़ा सा ग्राफ में लिख दें, जो कर्टोसिस का ग्राफ बनाया था। तो लेप्टोकर्टिक में क्या हो जाएगा, बीटा टू इज ग्रेटर देन 3 या फिर अगर गामा टू की बात करें तो ग्रेटर देन 0। मेसोकर्टिक में बीटा टू 3 या फिर गामा टू की बात करें तो इज इक्वल टू 0। ये सब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे बीटा टू लेस देन 3 तो गामा टू लेस देन 0। तो चलो अभी तक आपको इतना आइडिया तो लग गया कि अगर आपके पास सेंट्रल मोमेंट हो तो आप बीटा वन और बीटा टू दोनों निकाल सकते हैं और स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट कभी कभी सेंट्रल मोमेंट निकालना इतना इजी नहीं होता। नोट, sometimes mean is not a perfect value, so we अब कहोगे कि कैसे परफेक्ट वैल्यू, लाइक 6.6666666666। अब क्या डाले, 6.67 डाले तो भी गलती कर रहे हैं, 6.66 डाले तो भी गलती कर रहे हैं। तो इस टाइप के वैल्यूज में सो वी फाइंड एज्यूम्ड मोमेंट्स विच इज इजी होता है ये निकालना एज्यूम्ड मोमेंट। तब फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, देन वी कन्वर्ट assumed moments to central moments। अब वो फॉर्मूला क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। तो म्यू वन तो खैर 0 होगा, सो नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, बट म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश जो आपने निकाला होगा माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब, म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश प्लस नहीं माइनस
ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, -4 μ3 डैश μ1 डैश। और एक टेक्निक और है, अगर ये 3 है ना तो नेक्स्ट वाला 1 आएगा, दोनों मिलकर के 4 हो गए। ये अगर 2 आया, ये 1 आए, दोनों मिलकर के 3 हो गए। देख रहे हो, ये 1 तो उसका स्क्वायर आ गया, अब ये 1 है तो उसका क्यूब आ गया। तो उस तरीके से लास्ट वाला टर्म में यहाँ पे 1 आएगा तो उसका पावर 4 आएगा। पहले ये देख लो, 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर -3 μ1 डैश का पावर 4। इन सबका प्रूफ भी होता है लेकिन आपको नहीं करेंगे, घबराओ नहीं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद से फिर आप β1 निकाल लो और β2 निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। तो थ्योरी तो इतना ही था स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस में। स्क्यूनेस समझ में आ गया क्या है, असिमेट्रिकल नेचर को जो मेजर करता है। कर्टोसिस जो पिक को मेजर करता है, ज़्यादा ऊंचा या नॉर्मल है या फिर बहुत फ्लैट है। और इनको निकालने के लिए आप विदाउट मोमेंट भी जा सकते हो। आपके पास 3 रास्ते हैं, एक कार्ल पियर्सन यूज़ कर लो, या फिर बाउलीज यूज़ कर लो, या फिर केलीज यूज़ कर लो। अभी नया नया है तो अभी नहीं याद हुआ होगा टर्म, मुझे पता है, अभी फर्स्ट डे है। आप पढ़ोगे, थोड़ा करोगे तो अपने आप आपको भी याद हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप सीधा मोमेंट निकालो, उसमें दोनों काम आपके सॉल्व हो जाएंगे। कौन कौन सा? स्क्यूनेस भी और कर्टोसिस भी। काम खत्म करो, ठीक है। तो क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द ग्राफ। फाइंड द नेचर ऑफ द ग्राफ। इस क्वेश्चन में लगेगा 15 to 20 मिनट, सो बी रेडी। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेचर ऑफ द ग्राफ, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है? 5, इधर आ रहा है 12, इधर आ रहा है 18, इधर आ रहा है 40, इधर आ रहा है 15, इधर आ रहा है 7, इधर आ रहा है 3, ठीक है। अब नेचर ऑफ ग्राफ निकालना है, तो बेसिकली कौन सा नेचर? तो कर्टोसिस और स्क्यूनेस बताना है, वो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालना है। तो सबसे पहले इनको कॉलम वाइज लिखेंगे। तो पहला क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। जो बच्चे करना चाहते हैं उनको भी हम हिंट दे देंगे, तो वो खुद से ट्राई करेंगे। सबको ट्राई करना है वैसे। 50 to 60, 60 to 70, ये हो गया क्लास हमारा। थोड़ा जगह बचा बचा करके करना, ऐसा नहीं कि पूरा पेज, या फिर जब दोनों साइड का पेज होता है ना उस पे करो तो बहुत बढ़िया है। इधर है फ्रीक्वेंसी 5, 12, 18, क्योंकि बहुत सारे कॉलम बनने वाले हैं। 15, 7, 3। ये कौन सा डेटा? ये है आपका कॉन्टिन्यूअस। जब बहुत कम एग्जाम्पल, अगर एक ही एग्जाम्पल सेलेक्ट करना हो तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट छोड़ करके कॉन्टिन्यूअस का सबसे डिफिकल्ट वाला हम लोग ले लेते हैं, इसी में सब कवर हो जाता है। अब बताओ, इसमें हमें x चाहिए, x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो x निकालेंगे। x क्या आ जाएगा? मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। और क्लास को देख लो, ये 10 है, 10 है, सही है, 20, 20 सब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस हैं, तो सीधा मिडिल वैल्यू निकाल देंगे। तो x क्या आ जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 आ गया x। अब आप चाहो तो मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर एज्यूम्ड मोमेंट भी निकाल सकते हो। जब एज्यूम्ड मोमेंट निकालना ईजी है तो वही निकाल लेते हैं। कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर लो एज्यूम्ड मोमेंट में। मान लो मैंने ले लिया ये 25, तो इधर हो जाएगा d, d इज इक्वल टू x माइनस 25। 25 इज a, एज्यूम्ड मोमेंट। तो 5 माइनस 25 इज -20, -10, 0, 10,
20, 30, 40। अब हम करेंगे f इंटू डी। अच्छा, इसको डिवाइड भी कर दे क्या h से, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो और इसको अभी सिर्फ x माइनस ए हुआ है, d इज इक्वल टू कर दो x माइनस ए बाई एच। h इज क्लास हाइट, h यहाँ पे कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, f इंटू डी निकालेंगे पहला, f ये रहा, f को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा -10 -12 0 40 30 21 12। तो ये तो खाली फर्स्ट मोमेंट निकालने में काम आएगा, लेकिन हमें तो 4 मोमेंट चाहिए। तो फिर f इंटू डी का स्क्वायर, तो एफ डी है ही, इसी को फिर d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो +20 +12 0 40 60, ये हो गया 63, ये हो गया 48। फिर करेंगे f इंटू डी का क्यूब, f इंटू डी का क्यूब, फिर करेंगे f इंटू डी का पावर 4। ये निकालने के बाद फिर आप μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश निकालोगे और फिर उनको पुट करोगे तो आ जाएगा। चलो देखते हैं, एफ डी क्यूब, एफ डी स्क्वायर है ही, अब इसी को वापस d से मल्टीप्लाई कर दो तो f इंटू डी क्यूब आ जाएगा। तो 20 इंटू 2 -40 -12 0 40 120, फिर 63 3 जा 63 इंटू 3 is equal to 189। Next is 48 into 4, 48 into 4 is equal to 192। अब f इंटू डी 4 चाहिए, तो d 3 है ही, अब इसी को d से मल्टीप्लाई कर दो। d वाले को ना थोड़ा सा ऐसे 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 कर देते हैं ताकि कंफ्यूज होकर के किसी और कॉलम के साथ ना मल्टीप्लाई कर दे। एक बार और d के साथ करना है तो +80 +12 0 40, आप खुद ही देखो कि कितना कम टाइम लग रहा है। 189 इंटू 3 567 और 192 इंटू 4 यार है 768। अब सबको ऐड करना है, ये आ जाएगा f इंटू डी 4, ये आ जाएगा f इंटू डी क्यूब, ये आ जाएगा f इंटू डी स्क्वायर का सम, ये आ जाएगा समेशन एफ डी। निकालो सबका समेशन एफ डी, निकाल ले पहले। तो ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल और -10, तो 40 30 70 91 में से 10 गया तो 81। इधर करेंगे तो इधर तो सब प्लस में ही है, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर है किस लिए, 20 + 12 + 40 + 60, ओ माय गॉड, 60 + 63 + 48, दिस इज 243। एफ डी क्यूब का सम -40 -12 कितना हो गया, -62, तो -62 + 40 + 120 + 189 + 192 is equal to 479। Next is f into d to the power 4, so 80 + 12 + 40 + 240 + 567 + 768 is equal to 1707। तो अब देखो, जो हमारा फर्स्ट मोमेंट आएगा μ1 डैश, वो हो जाएगा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू एच, क्योंकि एच से डिवाइड किया था हमने, तो डैट विल बी 81 बाई समेशन एफ तो निकाला ही नहीं हम लोगों ने, समेशन एफ भी निकाल लो। 5 + 12 + 18 + 40
प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 और इंटू एच इज 10, ये कितना आ गया 8.1। म्यू टू डैश निकालेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ इंटू एच स्क्वायर, तो समेशन एफ डी स्क्वायर इज 243 अपॉन 100 इंटू 10 का स्क्वायर 100 ही हो गया, दिस इज 243। नेक्स्ट इज म्यू थ्री डैश इज समेशन एफ डी क्यूब बाई समेशन एफ इंटू एच क्यूब, तो दिस इज 479 अपॉन 100 इंटू 1000, तो 4790। कोई बात नहीं, ये सब बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं, इससे हमें घबराना थोड़ी है, वो तो काम कैलकुलेटर करेगा ना अपना। समेशन एफ इंटू डी टू द पावर 4 बाई समेशन एफ इंटू एच टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा 1707। नीचे तो 100 ही है और इधर हो गया 100, 2 और 0, तो ये आ गया 170700। लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं, इससे तो बीटा 1 बीटा 2 नहीं आएगा, तो फिर हमें कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कन्वर्जन वाले फॉर्मूले में म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो म्यू टू डैश इज 243 माइनस म्यू वन डैश इज 8.1 का स्क्वायर, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तब तो जल्दी हो जाएगा। 243 माइनस ब्रैकेट में 8.1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 177.39। इसी तरीके से म्यू थ्री निकालेंगे, तो म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब, तो यहाँ पर म्यू थ्री डैश इज हाउ मच 4790 माइनस 3 म्यू टू डैश इज 243 म्यू वन डैश इज 8.1 प्लस 2 इंटू 8.1 का क्यूब। तो चलो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो हम एक बार में निकाल देते हैं। 47, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 4790 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू 243 इंटू 8.1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में ब्रैकेट 2 इंटू फिर ब्रैकेट 8.1 का क्यूब। क्यूब का बटन इसमें ऑटोमेटिक होता है, इज इक्वल टू माइनस 52.018। वैल्यूज को ना हाईलाइट करते चलो, दिस इज म्यू टू, दिस इज म्यू थ्री। अब हम लोग निकालेंगे म्यू फोर। म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखना है बच्चे, इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगा, आज का क्लास भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। म्यू फोर डैश की वैल्यू कितनी है, सामने दिख ही रहा है, 170,700 माइनस 4 म्यू थ्री डैश कितना था 4790 माइनस इंटू म्यू वन डैश कितना था 8.1 प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश कितना था 243 इंटू 8.1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8.1 का पावर 4 कर दे डायरेक्ट। 170,700 माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू 4790 इंटू 8.1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 6 इंटू 243 फिर ब्रैकेट में 8.1 का स्क्वायर, 8.1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 3 ब्रैकेट 8.1 का एक मिनट पावर 4 चाहिए, तो कैरेट का साइन होता है इसमें 4 इज इक्वल टू ये आ गया 98249.3637। ये सब आ गए। अब निकालेंगे, अब बस लास्ट ही रह गया बीटा वन बीटा टू निकालो, लेकिन म्यू थ्री नेगेटिव है तो बीटा वन ना निकाल करके क्या निकालना, बीटा वन से अच्छा है गामा वन।
गामा 1 इज बेटर देन बीटा 1 एज म्यू 3 इज नेगेटिव। तो गामा 1 का फॉर्मूला क्या था? म्यू 3 का स्क्वायर था ना, तो ऊपर में म्यू 3, नीचे में रूट अंडर म्यू 2 का क्यूब, यही था ना। तो म्यू 3 का कितना आ जाएगा? म्यू 3 तो निकाला हुआ है, -52.018 अपॉन में आ जाएगा रूट अंडर म्यू 2 का क्यूब। म्यू 2 इज 177.39 का क्यूब। ये देखने से लग रहा है अपना कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, अब निकालेंगे बीटा 2। बीटा 2 होता है बच्चे म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। तो म्यू 4 कितना है? 98249.3637 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। म्यू 2 इज 177.39, 177.39 का स्क्वायर। अब ये तो डिसाइड करना मुश्किल है कि 3 से बड़ा है या कम है, इसलिए इसको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 98249.3637 डिवाइडेड विथ ब्रैकेट में 177.39 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, चलो बहुत कम लेकिन आ तो गया, ग्रेटर देन 3। सो लेप्टोकर्टिक नेगेटिवली स्क्यूड यानी कुछ ऐसा होगा, और लेप्टोकर्टिक यानी ये हो गया नेगेटिवली स्क्यूड। समझ में आ गई बात? तो नेगेटिवली स्क्यूड के साथ साथ लेप्टोकर्टिक इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते रहना, समझ में आ जाएगा। दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड, और थोड़ा पतला और ऊंचा कर देना, हो गया फिर लेप्टोकर्टिक। समझ में आई बात? अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली स्क्यूड और प्लैटिकर्टिक। नेगेटिव प्लैटी, ये क्या हो गया? नेगेटिव और लेप्टो। और अगर ऐसा है तो लेप्टो पॉजिटिवली स्क्यूड, समझ में आ रहा है। और अगर फ्लैट है तो ये हो गया लेप्टो एंड प्लैटी। ठीक है, और सिमेट्रिकल में तो खैर ये होता ही है, सिमेट्रिकल। समझ में आ गई बात? इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी तो हमारा ये है, ये नेचर पता लग रहा है। तो स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस में इतना ही। आपके बुक में आपको क्या क्या यूज पड़ेगा वो नॉर्मल कर्व में बताएंगे चैप्टर 4 में, कि स्क्यूनेस इज 0 एंड द ग्राफ इज मेसोकर्टिक। स्क्यूनेस इज 0 एंड द ग्राफ इज मेसोकर्टिक, हो जाएगा नॉर्मल में। ठीक है, तो और एक जगह और है कि है ग्राफ आपके बुक में, आप डिवोर में देखना, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और ये नॉर्मल, इसका भी जिक्र किया हुआ है। बाई मॉडल तो खैर मैंने आपको बता दिया था मोड में, तो इतना ही है। और फिर चैप्टर 6 में मोमेंट निकालना है और मोमेंट के थ्रू फिर पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में जब करोगे तो बेसिक्स में तो ये हो गया मेरी तरफ से बेसिक्स। अब नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिवोर का चैप्टर 1। ठीक है, तो बेसिक्स सभी बच्चों को पढ़ना है। अभी स्टार्टिंग में ना आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, कॉलेज इतना स्टार्ट होता नहीं है, बच्चे इतना सीरियस होते नहीं है, तो बेसिक्स को पढ़ लो, ये आपका हर जगह काम आएगा। आप MA को करोगे या फिर MBA करोगे, कुछ भी करोगे, तो स्टैट्स में इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक नॉलेज आपको हो गया। अब हम लोग मिलते हैं बच्चे चैप्टर 1 के फर्स्ट क्लास में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें नई चीज़ें हैं, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, हिस्टोग्राम बनाने का कुछ रूल है, बहुत कुछ है वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो चैप्टर 1 इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।